हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज का ये छठा क्लास होने वाला है। इस सीरीज में हम लोग आईपीएस एफओ के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो आपका आने वाला एग्जाम है, जो कि आईपीएस एफओ का प्रीलिम्स है, जो कि 29 अगस्त को होना है, इसके लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अदर जो एग्रीकल्चर के एग्जाम है, उसके लिए भी जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन को देख के कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए इस क्लास को करना है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसके अलावा जो बाकी के क्लासेस है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, वो भी हमारे चैनल से जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कॉटन जनरली रिक्वायर्स व्हाट टेम्परेचर रेंज फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। कपास जो है कॉटन की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सामान्यतः कितना तापमान उपयुक्त होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में बोल रहा है। कॉटन जो क्रॉप है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें कौन सही है? तो यहाँ पर कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन कैसा क्रॉप है? तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? जर्मिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बात करेंगे, और यहां पर बॉल के फॉर्मेशन के लिए, जो कॉटन बॉल होता है इसके फॉर्मेशन के लिए कितना यहाँ पे चाहिए होता है टेम्परेचर? तो जर्मिनेशन की बात करेंगे तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन में। वेजिटेटिव ग्रोथ जो कि क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 21 से 27 डिग्री, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर बॉल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों टेम्परेचर आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर कॉटन से आपको क्या जानना है? तो कॉटन का जो फर्स्ट हाइब्रिड था उसका क्या नाम था? तो H4। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो सीटी पटेल। कहां पे डेवलप किया गया था? तो सूरत में। कब डेवलप किया गया था? तो 1970 में। ये सारा फैक्ट जो है वो आपको कॉटन से आना चाहिए। इसकी फैमिली की बात करेंगे तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICMIP वाज स्टार्टेड इन। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना जो है AICMIP की शुरुआत कब हुई थी? 1957, 1961, 1964, 1967, 1970। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, मेज से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर मेज को इंप्रूव करने के लिए, मेज का जो उन्नत किस्म है उसको डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया गया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये कब लाया गया था? तो ये 1957 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मेन उद्देश्य क्या था इसका? तो जो मक्का है इसका जो उन्नत किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, उसको यहाँ पे डेवलप करना, साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CPCRI है, इस लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है? कसारगोड केरला, कोची केरला, कोयम्बतूर तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये ICR का इंस्टीट्यूट है। ICR के अंतर्गत आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर किस किस का रिसर्च होता है? तो यहाँ पर कोकोनट, सुपारी हो गया, सुपारी इसको क्या बोलते हैं? एरेका नट, एरेका नट हो गया। उसके बाद कोकोआ, ये तीनों का यहाँ पर रिसर्च होता है। कहाँ पर? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये कहाँ पर है? तो ये कसारगोड केरला में है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वरुणा इज अ वैरायटी ऑफ। वरुणा जो है किस फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है? मस्टर्ड, सरसों, वीट, गेहूं, चिकपी, चना, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन। तो यहाँ पर जो वरुणा है वो किसकी वैरायटी है? डायरेक्ट वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो वरुणा जो है ये भारत में विकसित हुआ किस्म है, और ये किसका किस्म है, तो ये मस्टर्ड का है। मस्टर्ड कौन सा मस्टर्ड, तो इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड का है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका जंसिया, ठीक है। उसके अलावा अगर वीट का बात करें तो वीट का कौन कौन सा वेराइटी है जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कल्याण सोना हो गया, कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, HD2967 हो गया, HD2967, तो ये सारा जो वेराइटी है ये वीट का है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर चिकपी की बात करेंगे तो चिकपी में कौन कौन सा आएगा इसका वेराइटी का नाम, तो पूसा 372 हो गया, पूसा 372 हो गया, राधे हो गया, JG11 हो गया। ये सब जो वेराइटी है ये किसका है, तो ये चिकपी का है। उसके अलावा यहाँ पर ग्राउंडनट की बात करेंगे तो ग्राउंडनट में कौन आएगा, तो GL24, GL24, GG20, टैग 24, ये सब जो वैरायटी है ये ग्राउंडनट का है। सोयाबीन की बात करेंगे तो JS335, JS95, NRC37, ये सब सोयाबीन का वैरायटी है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। जो रिले क्रॉपिंग है इसके संस्थापक फाउंडर कौन माने जाते हैं, डॉक्टर विश्वंत राज, SS बिन सरदार, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, नन ऑफ दिस। तो MS स्वामीनाथन जी तो हो गए यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। और यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे तो वर्ल्ड में अगर बात करेंगे फादर ऑफ जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग है। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बिस्वंत राज जो है ये फाउंडर है रिले क्रॉपिंग के। इसके जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी से, पूसा केसर इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा केसर जो है किस फसल की वैरायटी है, मैंगो, कैरोट, गुआभा, अनियन, पपाया। तो अगर आपको आंसर पता है, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए इस क्लास को कीजिए। तो पूसा केसर की बात करेंगे तो ये कैरोट जो गाजर है इसकी वैरायटी है। इसका जो रंग कैसा होता है, तो इसकी जो रंग होता है वो डीप ऑरेंज, डीप ऑरेंज, गहरा नारंगी कलर का ये होता है। इसमें विटामिन ए की अधिकता देखने को मिलती है, कौन सा, विटामिन ए, कैरोटीन की अधिकता देखने को मिलता है। और इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी, ईल्ड, ये सब अच्छा है। मैंगो का बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा वैरायटी फेमस है, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, अल्फांसो हो गया, अमरपाली हो गया, चौसा हो गया, ये सारा मैंगो का वैरायटी है। गुआवा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इलाहाबाद सफेदा देखने को मिलेगा, ललित देखने को मिलेगा, इलाहाबाद सफेदा। ये सब जो है गुआवा की वैरायटी है, अमरूद की। अनियन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड, पूसा रेड देखने को मिलेगा। पूसा रेड जो है ये अनियन की वैरायटी है। पूसा माधवी, अर्का कल्याण, ये सब अनियन की वैरायटी है। पपाया की बात करेंगे तो पपाया में क्या क्या आ जाएगा, तो पूसा नन्हा आ जाएगा, पूसा नन्हा हो गया, पूसा ड्वार्फ हो गया, रेड लेडी हो गया, रेड लेडी 786, पूसा डिलीशियस हो गया। ये सारा आपका पपाया का वैरायटी है। कैरोट का अगर एक और नाम याद रखना है किसी वैरायटी का, तो पूसा रुधिरा, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच क्ले मिनरल इज रिच इन पोटास। पोटेशियम में कौन सा जो क्ले मिनरल है इसकी अधिकता देखने को मिलती है, मोंटेमोर्लोनाइट, केओलनाइट, इलाइट, क्लोराइट, नन ऑफ दिस। 30 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल है। कमेंट करके आपको बताना है कि एंड में आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। इसलिए इसको अच्छे तरीके से आंसर करते हुए इस क्लास को कीजिए, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो अधिकता होती है वो इलाइट की, इलाइट जो क्ले मिनरल है इसका अधिकता होता है पोटेशियम में। ये कैसा मिनरल है, तो 2:1 का, 2:1 क्ले मिनरल है। इसकी जो परत होती है, लेयर होती है, इसमें पोटेशियम के आयन पाए जाते हैं। मोंटेमोर्लोनाइट की बात करेंगे तो इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये ज्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
ये ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो सीसी है, सीसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये भी ज्यादा होता है। केवल नाइट की बात करेंगे तो इसमें जो सीसी है वो कम होता है, सीसी इसमें लो होता है। क्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम एंड जो आयरन है इसकी अधिकता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अरुणा इज ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। अरुणा जो है किस फसल की उत्परिवर्तित जो म्यूटेंट किस्म है? पी मटर, कॉटन कपास, कैस्टर सोयाबीन पोटैटो। तो यहाँ पर म्यूटेंट वेराइटी पूछ रहा है, जो अरुणा है वो किसकी है? तो यहाँ पे जो अरुणा है इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा इसको तैयार किया गया था। ये किसकी वैरायटी है? तो ये कैस्टर की है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दोनों हिंदी में आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड होइंग जो है की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस फसल में अंकुरन से पहले की जाती है, ताकि खरपतवार जो नियंत्रण और मृदा पपड़ी क्रश जो है को तोड़ा जा सके? गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सरसों। ब्लाइंड होइंग से क्वेश्चन है, किस फसल में किया जाता है? तो यहाँ पर जर्मिनेशन से पहले, अंकुरन से पहले जो किया जाने वाला प्रक्रिया है वो है ब्लाइंड होइंग। और ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये गन्ना में, जो शुगर केन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, जितने भी वीड है इसका नियंत्रण किया जा सकता है, और जो पपड़ी है, मृदा है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेन द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो PAR पार है इंक्रीजेस, हाउ डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है, जब प्रकाश संश्लेषणात्मक रूप से सक्रिय विकिरण जो पार है का मान बढ़ता है तो C4 पौधों में, जो C4 प्लांट होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर C3 पौधों की तुलना में कैसा होता है? तो यहाँ पे कंपेयर पूछ रहा है कि C3 प्लांट्स की तुलना में C4 कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, it remains lower than C3 plants, it becomes saturated, it continues to increase and remains higher at high light intensity, it remains equal in both plants, none of these। तो यहाँ पे जब पार का मान बढ़ता है तो C3 की तुलना में C4 जो प्लांट है इसमें प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे C4 प्लांट की। C4 प्लांट में यहाँ पर कौन कौन सा प्लांट आता है? तो यहाँ पर आपका हो गया मेज, शुगर केन, ज्वार, ये सब जो है C4 प्लांट है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर जो पार है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ये बढ़ता है तो C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है ये बढ़ने लगता है। कब? तो यहाँ पे जो PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जब ये बढ़ता है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है, ये भी बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि जो इनका कार्य करने का क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड रिमेन्स हायर एट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। C3 का एग्जांपल आपको बताना है। C3 के प्लांट कौन कौन से होते हैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, C3 प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, इन वाटरलॉग और एनारोबिक सोइल्स नाइट्रोजन इज मेनली लॉस्ट थ्रू विच प्रोसेस। जलक्रांत जो वाटरलॉग या फिर एनारोबिक मृदाओं में नाइट्रोजन का मुख्य रूप से जो प्रक्रिया द्वारा ह्रास होता है, लॉस होता है, वो किसके द्वारा होता है? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटाइलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब भी वाटर लॉग कंडीशन बनता है तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कमी हो जाता है सॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रेट को NO3 माइनस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? N2 में या फिर N2O में। ये क्या कहलाता है? तो ये डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रोसेस से होता क्या है, तो गैस के रूप में जो नाइट्रोजन होता है वो वायुमंडल में चला जाता है, जिससे कि मृदा में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे अमोनिफिकेशन की। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है,
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये NH4+ में, अमोनियम में। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो अमोनियम बना वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ये जो अमोनियम है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है वापस से NH3- में, ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR इज अप्लाइड एज सोइल ड्रेंचिंग टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो। आम में जो अल्टरनेट बियरिंग होता है की समस्या को नियंत्रित करने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक PGR का मृदा अनुप्रयोग सोइल ड्रेंचिंग किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड, पैक्लोब्यूट्राजोल, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड IBA, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड NAA, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा PGR का यूज किया जाता है अल्टरनेट बेयरिंग की समस्या को खत्म करने के लिए मैंगो में? तो यहाँ पर अल्टरनेट बेयरिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये आम में देखने को मिलता है, मैंगो में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर एक वर्ष एक जैसा फल का प्रोडक्शन नहीं होता है, यील्ड सेम नहीं रहता है। एक साल यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा और एक साल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो यील्ड में बदलाव आता है इसको अल्टरनेट बेयरिंग कहा जाता है। और इसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर पैक्लोब्यूट्राजोल कल्चर का यूज किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फ्लावरिंग है वो बढ़ता है और फल का यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है। जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहाँ पर स्टेम के इलोंगेशन के लिए, स्टेम इलोंगेशन, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है। इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड की बात करेंगे IBA का, तो ये रूट फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है, रूट फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो ये कंट्रोल करता है क्या, फूड ड्रॉप को, जो फ्रूट ड्रॉप होता है इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब मेरी बातों को सुनिए कम से कम और सुन के समझने का प्रयास कीजिए। क्लास को देखिएगा, PDF आपके पास होगा तो क्लास को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एल्कोहल स्प्रिट टेस्ट यूज फॉर पैक्टिन एस्टिमेशन इन जेली मेकिंग व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सॉलिड क्लोट इंडिकेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा है। जेली बनाने के लिए जो पैक्टिन के परीक्षण हेतु प्रयुक्त एल्कोहल स्प्रिट टेस्ट में यदि एक ठोस थक्का सिंगल सॉलिड क्लोट बनता है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है? पैक्टिन कंटेंट इज लो, पैक्टिन कंटेंट वहां पर कम है, पैक्टिन कंटेंट इज मीडियम, पैक्टिन कंटेंट इज सफिशिएंट और हाई, जेली हैज स्पॉइल्ड, खराब हो चुका है, नन ऑफ दिस। तो यहां पर सबसे पहले जेली के मेकिंग के लिए, जेली बनाने के लिए जो फल होते हैं उनमें पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है। इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए यहां पर एक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का क्या नाम है, तो एल्कोहल स्प्रिट टेस्ट, एल्कोहल स्प्रिट टेस्ट। तो यहाँ पर जैसे ही एल्कोहल मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा या फिर ठोस थक्का जम जाता है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। जैसे ही एल्कोहल को मिलाया जा रहा है एक बड़ा ठोस और थक्का यहाँ पे जम जा रहा है, सिंगल सॉलिड क्लोड बन रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर पैक्टिन की अधिकता है, पैक्टिन जो है ये पर्याप्त मात्रा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैक्टिन कंटेंट इज सफिशियंट और हाई। और अगर पैक्टिन की मात्रा सही है तो ऑब्वियस सी बात है जो जेली बनेगा वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच कॉज द फेमस आयरिश फेमाइन ऑफ 1845 इज कॉज्ड बाय। आलू का उत्तर भावी अंगमारी, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इंग्लिश में इसको याद रखना है, हिंदी आपको नहीं समझ में आएगा, रोग किसके द्वारा होता है, जिसने 1845 का प्रसिद्ध आयरिश अकाल जो है आयरिश फेमाइन उत्पन्न किया था। तो आयरिश फेमाइन कब देखने को मिला था, 1845 में। कहां पर आया था, तो आयरलैंड में। किसके कारण आया था, तो पोटैटो में एक डिजीज हुआ था। कौन सा डिजीज, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका क्या नाम है पैथोजन का, तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिल्वर सूट और अनियन लीफ सिम्टम्स इन राइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अटैक बाय विच इंसेक्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि धान का जो सिल्वर सूट है या फिर प्याज की पत्ती जैसे लक्षण जो है, अनियन लीफ सिम्टम किस कीट के आक्रमण के कारण यहाँ पर राइस में देखने को मिलता है, धान में? येलो स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट होपर, राइस गॉल मिच, राइस हिस्पा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दो तरह का सिम्टम्स दिया हुआ, एक सिल्वर सूट हो गया और एक अनियन लीफ सिम्टम। तो ये किसके कारण होता है,
तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राइस गॉल मीज। ये क्या करता है, ये धान का प्रमुख कीट है जो कि पौधे में जैसे ही कली बनना स्टार्ट होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग पॉइंट पे ही यहाँ पर हमला कर देता है और यहाँ पर पूरे तरीके से खराब कर देता है। इसके प्रकोप से क्या होता है, जो ट्यूबुलर संरचना बढ़ने लगता है, सिल्वर सूट होने लगता है, अनियन लीफ सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लगता है, जो कि राइस गॉल मीज के कारण होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे येलो स्टेम बोरर की, तो ये क्या कोज करता है, तो ये डेड हार्ट, साथ ही साथ व्हाइट एयर हेड, ये जो है इसको कॉज करने के लिए यहाँ पर येलो स्टेम बोरर उत्तरदायी होता है। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के कारण यहाँ पर हॉपर बर्न देखने को मिलता है। हॉपर बर्न ये कैसा पेस्ट है, तो ये सकिंग पेस्ट है, रस को चूसने वाला कीट है, ठीक है। और राइस स्पर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पत्तियों को खुरच खुरच कर खाने का काम करता है, जिससे कि पत्तियां जो है उनमें सफेद धारियां बनने लगता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था राइस गॉल मीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर बिलोंग टू द इनोवेटर्स कैटेगरी हु अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट। नवाचार के प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत के अनुसार किसी नई तकनीक को सबसे पहले अपनाने वाले जो किसान के वर्ग है, इनोवेटर्स, का प्रतिशत कितना होता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है, ये जो थ्योरी है इसको किसने दिया, तो ये एवर्ट रोजर्स के द्वारा दिया गया है। किसके, एवरेट रोजर्स, इनके द्वारा यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार नया जो तकनीक है उसको अपनाने वाले लोगों को यहाँ पर 5 वर्ग में बांटा गया है। कितना वर्ग में, 5 वर्ग में बांटा गया है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, पहला है इनोवेटर्स, दूसरा है अर्ली एडोप्टर, तीसरा है अर्ली मेजोरिटी, चौथा है लेट मेजोरिटी, पांचवा है लेगर्ड्स। इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी नई तकनीक को सबसे पहले अपनाते हैं, और उनका जो परसेंटेज है वो कितना है यहाँ पर, तो 2.5%, ठीक है। अर्ली एडोप्टर की बात करेंगे तो इसका परसेंटेज कितना है, 13.5%। अर्ली मेजोरिटी की बात करेंगे तो 34%। लेट मेजोरिटी की बात करेंगे तो ये भी 34%। और जो लैगर्ड्स होते हैं ये 16%। इसमें क्या होता है, जो तकनीक को सबसे अंत में अपनाते हैं, लैगर्ड्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग जेली। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, सुगर, पेक्टिन, सिट्रिक एसिड, वाटर, स्टार्च। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो जेली की मेकिंग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेक्टिन। और फ्रूट क्रॉप कौन सा यूज किया जाता है, तो गुआभा। गुआभा जो है मेनली यहाँ पर जेली बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, और यहाँ पर पेक्टिन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर जेली, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो पेक्टिन की बात करेंगे तो पेक्टिन कितना होना चाहिए, लगभग 1%, लगभग 1% जो है वो पेक्टिन होना चाहिए फ्रूट में। शुगर की बात करेंगे तो 65 से 68%। एसिड की बात करेंगे तो लगभग 3 से 3.3%। एंड पॉइंट जो है टीएसएस कंटेंट कितना होना चाहिए, तो टीएसएस को ब्रिक्स में नापते हैं, डिग्री ब्रिक्स में, तो यहाँ पर 65 डिग्री ब्रिक्स जो है ये टीएसएस कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाइट फ्लाई इज मेनली अ वेक्टर ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। सफेद मक्खी जो है व्हाइट फ्लाई मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों का प्रसार वेक्टर करती है, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, नेमाटोड डिजीज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। तो किसका वेक्टर है ये, तो यहाँ पर जो व्हाइट फ्लाई है ये कैसा इंसेक्ट है, तो ये सकिंग इंसेक्ट है, सेफ सकिंग इंसेक्ट है, जो कि वायरल डिजीज के वेक्टर के रूप में काम करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरल डिजीज। यह संक्रमित पौधे से वायरस ग्रहण करता है और स्वस्थ पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। ये किसमें देखने को मिलता है, तो कॉटन में देखने को मिलता है। कॉटन हो गया, टोमेटो हो गया, टमाटर, चिल्ली हो गया, ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। भिंडी में भी, ओकरा। नेक्स्ट है, विच फंगस इज द मेन कॉज ऑफ डंपिंग ऑफ डिजीज इन टोमेटो, चिल्ली एंड ब्रिंजल सीडलिंग्स। टमाटर, मिर्च, बैंगन के अंकुरण के समय होने वाली आर्द्र पतन जो डंपिंग ऑफ है बीमारी का मुख्य कारण कौन सा कवक है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम,
अल्टरनेरिया सोलनाई, स्क्लेरोटियम रोल्फिसी, कोलेक्ट्रोटाइकम कैप्सिकी। तो यहाँ पर जो मिर्च है, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इनके अंकुरण के समय यहाँ पर डंपिंग ऑफ डिजीज देखने को मिलता है। तो इसका मेन कारण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर पीथियम एफेनिडर्मेटम हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। डंपिंग ऑफ की बात करेंगे तो ये डिजीज कहाँ पे देखने को मिलता है? तो नर्सरी में, नर्सरी में देखने को मिलता है, जो कि काफी गंभीर बीमारी है। ये अंकुरण के से पहले ही, ये अंकुरण से पहले ही या फिर बाद में पौधों को नष्ट कर देता है। किसमें देखने को मिलता है? तो टमाटर में, मिर्च में और बैंगन में। इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट आप देखेंगे यहाँ पर, प्लांट जो देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आपको खराब होता हुआ दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा, सड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये किसके कारण होता है? मेनली यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर हाई मॉइस्चर के कारण, हाई मॉइस्चर, वाटर का जमाव के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, ड्रेनेज जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण, अधिक यहाँ पर हाई डेंसिटी रखने के कारण ये डिजीज देखने को मिलता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम की बात करेंगे तो ये फ्यूजेरियम विल्ट का कारक है। अल्टरनेरिया सोलनाई की बात करेंगे तो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो या फिर पोटैटो, अर्ली ब्लाइट किसमें? टोमेटो में और पोटैटो में। स्क्लेरोटियम की बात करेंगे तो ये कॉलर रोट या फिर स्टेम रोट, कॉलर रोट, स्टेम रोट, इसके लिए उत्तरदायी होता है। कोलेक्टोट्राइकम कैप्सिकी की बात करेंगे तो यह मिर्च में एंथ्रेक्नोज जो फल सड़न रोग है इसके लिए मुख्य कारक है। फल सड़न किसमें? चिल्ली में। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू नॉट ऑब्जर्व्ड? आम की किस संकर हाइब्रिड किस्म में स्पंजी टिश्यू की समस्या नहीं पाई जाती है? अल्फांसो, रत्ना, सिंधु, मलिका, अमरपाली। तो स्पॉन्जी टिश्यू की बात करेंगे तो ये कैसा बीमारी है? तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो गुद्दे होते हैं, वहां का बाट होता है वो स्पंजी हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये सिंधु में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो नहीं देखने को मिलता है, किसमें नहीं देखने को मिलता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। और उसके अलावा जो भी वेरायटी है, खास करके जो अल्फांसो है, इसको सबसे ज्यादा डैमेज करता है। स्पॉन्जी टिश्यू है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अल्फांसो में। ठीक है, सिंधु किसका किसका क्रॉस है? तो इसको भी याद रखेंगे, ये रत्ना और अल्फांसो का। किसका है? रत्ना और अल्फांसो का, इसके क्रॉस से यहाँ पर सिंधु बना है। ठीक है, अमरपाली की बात करेंगे तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, हाई डेंसिटी के लिए यूज में लिया जाता है। मलिका की बात करेंगे तो इसमें टीएसएस कंटेंट हाई होता है, गुड क्वालिटी होता है। रत्ना की बात करेंगे तो ये हाइब्रिड मैंगो वैरायटी है। और अल्फांसो की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्पॉन्जी टिश्यू का प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो अल्फांसो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच इज द मेजर पेस्ट ऑफ मस्टर्ड दैट स्प्रेड्स रैपिडली ड्यूरिंग कूल एंड क्लाउडी वेदर? सरसों का मुख्य नासी कीट जो मेजर पेस्ट है कौन सा है जो ठंडे और बादल छाए रहने वाले मौसम में तेजी से फैलता है? मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई, मस्टर्ड एफिड, पेंटेड बग, बिहार हैरी कैटरपिलर, पोड बोरर। तो ये जो मेजर पेस्ट है ये कौन सा है? तो ये मस्टर्ड एफिड है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेपा महू। इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो क्या होता है? लिपाफिस इरिसिमी, लिपाफिस इरिसिमी, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये पत्तियां, तना, फूल, फलियां ये सबको चूस कर खराब कर देता है मस्टर्ड एफिड। और इसका जो प्रकोप है ये कब बढ़ता है? तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, तो ठंडा होता है, बादल छाया होता है, तो यहाँ पर तेजी से स्प्रेड करता है। यहाँ पर कुछ पेस्ट दिया हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है। ठीक है, मस्टर्ड एफिड की बात करेंगे, लिपाफिस इरिसिमी जो अभी हम लोगों ने देखा, मेजर पेस्ट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एथेलिया ल्यूगेंस प्रॉक्सिमा, डिफोल्यूटर के रूप में काम करता है ये। पेंटेड बग की बात करेंगे, बागरोडा हिलेरियस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। कैसा पेस्ट है? तो सकिंग पेस्ट है। बिहार हैरी कैटरपिलर की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्पिलर एक्टिया ओब्लिक, ये इसका साइंटिफिक नेम है। लीफ फीडर, लीफ को फीड करने का काम करता है बिहार हैरी कैटरपिलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर एंड द ओकेशन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। लैब टू लैंड प्रोग्राम कार्यक्रम किस वर्ष और किस संस्था के स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली अवसर पर शुरू किया गया था। 1979 आईसीएआर, 1952 प्लानिंग कमीशन, 1982 नाबार्ड, 1965 आईएआरआई, 1998 केवीके। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1979। आईसीआर जो है इसका जब गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था तो यहाँ पर लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, उद्देश्य क्या है, तो जितना भी यहाँ पर कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला हो गया, लेबोरेटरी हो गया, रिसर्च स्टेशन हो गया, यहाँ पर जो भी टेक्निक का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो फार्मर तक पहुंचे, लैब से लैंड तक पहुंचे, फार्मर तक पहुंचे। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था 1979 में आईसीआर के गोल्डन जुबली के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लैब टू लैंड प्रोग्राम अभी हम लोगों ने देखा 1979 आईसीआर। नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1982 नाबार्ड का स्थापना हुआ था। केवीके स्कीम जो लॉन्च की डेट ईयर की बात करेंगे तो 1974 में। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो 1960 में। नेक्स्ट यहाँ पे, विच हर्बिसाइड इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर प्री इमरजेंस एप्लीकेशन इन सोयाबीन आफ्टर सोइंग बट बिफोर क्रॉप इमरजेंस। सोयाबीन की फसल में बुआई के बाद लेकिन अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस किस खरपतवार नाशी का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। इमाजेथापायर, पेंडिमिथलिन, 2,4-D, पैराक्वाट, मेट्रीब्यूजिन। तो प्री इमरजेंस के रूप में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है सोयाबीन की फसल में बुआई के बाद। तो पेंडिमिथलिन जो है ये इसका सही आंसर हो गया। सोयाबीन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है वो है पेंडिमिथलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका छिड़काव बुआई के बाद होता है, लेकिन फसल के अंकुरन से पहले, फसल और खरपतवार के अंकुरन से पहले इसका छिड़काव किया जाता है। इमाजेथापायर की बात करेंगे तो ये पोस्ट इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। 2,4-D की बात करेंगे तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। ये ब्रॉड लीफ जितने भी वीड है, ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्ते वाले, वहां पर देखने को मिलेगा। पोस्ट हर्बिसाइड है, पोस्ट इमरजेंस। पैराक्वाट की बात करेंगे तो ये नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। वही यहाँ पे लिखा हुआ पेंडिमिथलिन की बात करेंगे प्री इमरजेंस है। इमेजेथिपायर की बात करेंगे पोस्ट इमरजेंस है। 2,4-D आपको ब्रॉड लीफ में देखने को मिलेगा, पोस्ट इमरजेंस के रूप में यूज किया जाता है। पैराक्वाट की बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव है और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट भी यही है। ग्लाइफोसेट की बात करेंगे तो नॉन सिलेक्टिव होता है, सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाइट बर्ड डिजीज इन मेज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट। मक्का जो है मेज की फसल में व्हाइट बर्ड रोग किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज। तो ये जो क्वेश्चन देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी जो एजीटीए का एग्जाम हुआ है, कब, 9 अगस्त को, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसके साथ ऑप्शन में क्या था, तो खैरा डिजीज भी था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जिंक की डिफिशियंसी से कौन कौन डिजीज होता है, तो व्हाइट बर्ड इन मेज और साथ ही साथ खैरा रोग, खैरा डिजीज। आयरन की बात करेंगे एफी इंटरवेनल क्लोरोसिस, जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है वो आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। बोरॉन की डिफिशियंसी से यहाँ पर क्या होता है, डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट, यहाँ पर अंकुरन जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहीं पर जो प्लांट है वो डेथ कर जाते हैं बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो येलोइंग ऑन ओल्डर लीव्स, जो ओल्डर लीव होते हैं पुरानी पत्तियां, वहां पर येलोइंग देखने को मिलता है नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण। पोटेशियम के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो स्क्रोचिंग ऑफ लीफ मार्जिन, जो लीफ मार्जिन होता है वहां पर स्क्रोचिंग बनने लगता है पोटेशियम की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बायोकार इनटू सॉइल मेनली इंप्रूव्स विच सॉइल प्रॉपर्टी। जो यहाँ पे बायोचार है, बायोचारकोल को मिट्टी में मिलाने से मुख्य रूप से मृदा में किस गुण में सुधार होता है। केवल मिट्टी का रंग काला होता है, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है, मिट्टी का जो पीएच मान है बहुत तेजी से गिरता है, नाइट्रोजन का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, मृदा का जो घनत्व है बल्क डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बायोचार मिलाने से यहाँ पर,
तो यहाँ पे जो बायोचार है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो बायोमास होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, इनको सीमित ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है और यहाँ पर बायोचार का फॉर्मेशन होता है। इसका मेन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या है, तो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये इसका अच्छा है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये इसमें वृद्धि करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बहुत अच्छा इसका खासियत है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट जो है ये यहाँ पर बढ़ता है, सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्क डेंसिटी यहाँ पे जनरली डिक्रीज होता है, लेकिन माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो ये सारा इसका खासियत है बायोचार का। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डिफेक्ट नॉन एज केस हार्डनिंग ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फलों एवं सब्जियों को सुखाने डिहाइड्रेशन के दौरान होने वाले केस हार्डनिंग दोष का मुख्य कारण क्या है? ड्राइंग एट वेरी लो टेम्परेचर, रैपिड ड्राइंग ऑफ द आउटर सरफेस ट्रैपिंग मॉइस्चर इनसाइड, ड्राइंग इन सनलाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक्सेसिव यूज ऑफ सोल्ट, ड्राइंग फ्रूट्स विदाउट पीलिंग। तो फल एवं सब्जियों को सुखाने के लिए जो डिहाइड्रेशन के दौरान यहाँ पर केस हार्डनिंग का यहाँ पर दोष देखने को मिलता है, तो ये क्यों होता है? तो केस हार्डनिंग में क्या होता है, ये कब देखने को मिलता है, तो ये ड्राइंग के टाइम पे देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो फल होती है, सब्जियां होती है, इनका जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी सतह जो होता है बहुत तेजी से सूखने लगता है और एक कठोर यहाँ पर हार्ड लेयर बन जाता है। और ये जो परत हो जाता है, ये जो हार्ड बन जाता है, तो अंदर का जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको बाहर आने से रोक देता है। और इससे होता क्या है, जो अंदर का पार्ट है उसमें मॉइस्चर बना रह जाता है, नमी रह जाती है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, वो खराब हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रैपिड ड्राइंग ऑफ द आउटर सरफेस ट्रैपिंग मॉइस्चर इनसाइड, मॉइस्चर को अंदर में ही ट्रैप कर लेता है। केस हार्डनिंग की बात करेंगे, रैपिड सरफेस ड्राइंग, जो सरफेस है वो तेजी से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ब्राउनिंग की बात करेंगे तो एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पर चालू हो जाता है। श्रिंकेज की बात करेंगे तो एक्सेसिव मॉइस्चर का यहाँ पर लॉस होता है। स्क्रॉचिंग की बात करेंगे तो एक्सेसिवली हाई ड्राइंग टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारा जो क्वेश्चन था आज का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था। काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया था आप लोगों के लिए, तो थैंक यू आप सभी का। और इसके अलावा जो है बाकी के जो लेक्चर है वो भी इस चैनल में अपलोड है, जैसे कि एपी कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोइल साइंस है। यहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन का भी क्लास अपलोड किया गया है, उसको कम से कम जाके देख लेंगे। 2 क्लास अभी अपलोड किया गया है, उसको देख मशरूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसा ऐसा जो लेक्चर है वो आपके लिए आता रहेगा। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए होता है तो एग्री टू कल्चर फैमिली जो है ऑफिशियल चैनल है मेरा, इस पे जाके जुड़ जाइए। यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, इसको भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।